अपनी शर्ट उतारते हुए अनिरुद्ध ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा था, जो इस रिंग में जीतेगा पार्थी के साथ अगले 2 घंटे बिताएगा। प्रतीक बार बार यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो अनिरुद्ध के साथ फाइट लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत कमजोर है और उसे फाइटिंग स्किल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। वहीं अनिरुद्ध ने अगले 10 मिनट में प्रतीक को ढेर कर दिया। प्रतीक के होठों के पास से, उसके सर से और उसके हाथ से खून निकलने लगा था। पार्थी को कहीं न कहीं लग रहा था कि प्रतीक इस बार अपने लिए ना सही उसके लिए तो लड़ेगा, और पार्थी आखिरी तक उम्मीद कर रही थी कि प्रतीक उठेगा और अब एक ही पंच में अनिरुद्ध को ढेर कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं था कि दुनिया प्रतीक पर हंस रही थी, पर ये पहली बार था कि पार्थी को बहुत बुरा लगा था। वहीं फाइटिंग के दौरान प्रतीक की नजर 4th फ्लोर की रेलिंग पर पड़ी। उसने देखा कि काशी उसे देख रही थी। काशी वही लड़की थी जो कॉलेज में प्रतीक से अधिकतर टकरा जाती थी। साथ ही काशी को देखकर प्रतीक को जो फीलिंग महसूस हुई, जो एहसास हुआ, वो मोहब्बत का सैलाब देख सकता था। वहीं आज भी काशी ने अपनी आंखों पर एक मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। साथ ही उसका ड्रेसअप ऐसा था कि कोई भी उसके पास खड़े होने को तैयार नहीं था। फुल स्लीव्स, पैक नेक के सलवार सूट के साथ में एक बड़ा सा दुपट्टा उसने डाला हुआ था। प्रतीक और काशी की नजर एक दूसरे से टकराई थी, तभी अनिरुद्ध ने अपना हाथ घुमाते हुए प्रतीक के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। प्रतीक की नजर काशी से हटी और वो नीचे गिर गया। वहीं अनिरुद्ध को अनदेखा करते हुए प्रतीक ने एक बार फिर ऊपर की ओर देखा, लेकिन अब वहां काशी नहीं थी। अचानक इस तरह से काशी का गायब हो जाना प्रतीक को समझ नहीं आया। उसके मन में काशी को लेकर बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वहीं फिलहाल कोई उसके हाथ पांव तोड़ने पर तुला हुआ था। कहीं ना कहीं पार्थी अब प्रतीक की हालत देख नहीं पा रही थी। वो चिल्लाते हुए रिंग में चली गई। बस करो, अब बस बहुत हुआ। इतना कहते हुए पार्थी प्रतीक के सामने जाकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने जोर से हंसते हुए कहा, क्यों बस करना है, अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्थी ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ अगले 2 घंटे के लिए वक्त बिताने के लिए तैयार हूँ। अनिरुद्ध ने तीखी नजर से पार्थी को देखते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, यू आर सो स्वीट। इस फटीचर के लिए मेरे साथ चलना तुम्हें महंगा नहीं पड़ेगा। तुम्हारी पीठ के दाएं तरफ जो दिल है ना, उस दिल के साथ मुझे भी खेलना है, लेकिन पहले इससे हिसाब तो चुकता कर लूं। प्रतीक ने मुट्ठी कस ली थी। अब वो अपना आपा खो रहा था। प्रतीक की आंखों में ज्वालामुखी धधक रहा था। पार्थी तुरंत ही गुस्से से लाल हो गई थी। राहुल ने जब ये सुना तो वो पार्थी को ऐसे देख रहा था कि अभी उसे खा जाएगा। उसे यकीन नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है। पार्थी ने फिर भी वहीं खड़े होकर उंगली दिखाते हुए कहा, ये सब अभी बंद करो वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही अनिरुद्ध और जोर से हंसने लगा। वो पार्थी का हाथ उसकी कलाई से पकड़कर उसे एकदम ही अपने करीब खींचकर उसके कान में फुसफुसा कर कहा, माय डियर, प्लीज अपनी ये बकवास बंद करो। तभी अचानक अनिरुद्ध की फोन रिंग सुनाई दी। अनिरुद्ध ने अपने फोन पर जो नंबर देखा, वो नंबर देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, पल भर के लिए वो चुपचाप सा खड़ा रहा। कॉल कट होते ही उसने अपने गार्ड्स और बाकी लोगों को इशारा करके वहां से जाने के लिए कहा। फिर खुद भी प्रतीक के सामने अपने हाथ झड़कते हुए पांव के बल बैठ गया। प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर उसने कहा, शायद वक्त तेरा कुछ ज्यादा अच्छा है, फिलहाल तो चलता हूँ, फिर जल्दी मिलेंगे। इतना कहते हुए अनिरुद्ध खड़ा हुआ और पार्थी के करीब जाकर जबरदस्ती उसके गाल पर किस करते हुए उसने कहा, और तुझे तो मैं अपने बिस्तर पर ऐसे रोन दूंगा कि तू अपनी सारी अकड़ भूल जाएगी। अनिरुद्ध ने ये शब्द बहुत ही धीमी आवाज में कहे थे। फिर भी पार्थी के पास खड़े राहुल ने सुन लिया था। पार्थी हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके राहुल को देख रही थी। राहुल का चेहरा बहुत ही नॉर्मल था। इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी राहुल ने अनिरुद्ध की तरफ दौड़ते हुए कहा, कॉन्टैक्ट नंबर, मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? पार्थी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका राहुल, जिसके साथ वो पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में है, वो उसका साथ ना देते हुए उस जाहिल अनिरुद्ध के पीछे दौड़ रहा था। ऑलरेडी पार्थी गुस्से में थी।
वो तुरंत ही राहुल की तरफ मुड़ी और राहुल को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि पार्थी, जो लड़की उसकी मुट्ठी में थी, जो हमेशा उसके हिसाब से चलती थी, आज उस लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया था। पार्थी का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने प्रतीक या राहुल किसी की भी तरफ देखा भी नहीं और तेज कदमों से मॉल से निकल गई। प्रतीक वहीं खड़ा था। हर कोई प्रतीक को एक नजर देखकर वहां से निकल जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रोज की तरह सरला जी एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी अचानक से एक बड़ी सी ब्लैक लग्जरी गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखते ही सरला जी के हाथ बोर्ड पर लिखते हुए थम गए। इतने सालों में पहली बार था कि उस बस्ती में कोई इस तरह की लग्जरी कार आई थी। सरला जी को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि वो कार उनके लिए थी, लेकिन क्यों ये सवाल तुरंत ही उनके दिमाग में खड़ा हो गया। कार में से हरिवंश जी निकले। हरिवंश जी को देखकर सरला जी के हाथ में जो चौक था वो गिर गया। सरला जी की आंखें जरा सी नम भी हो गई, क्योंकि जब पहली बार वो शादी करके ओबरॉय फैमिली में गई थी तो उनके लिए हरिवंश जी ही सपोर्ट रोल निभा रहे थे। सरला जी उन्हें अपने भाई की तरह मानती थी, लेकिन जब विशाल ओबरॉय ने बेइज्जत करके उन्हें हवेली से निकाला तो हरिवंश ने एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ाया था उनके सपोर्ट में। सरला जी ने बच्चों की ओर देखकर कहा, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इतना कहते हुए सरला जी ने अपना बैग उठाया और तेजी से वहां से जाने लगी। उन्होंने हरिवंश जी को इस तरह से इग्नोर किया जैसे कार की आवाज भी उन तक नहीं पहुंची हो। बस्ती के बच्चे कार के आसपास घूम रहे थे। उनके लिए इतनी बड़ी, इतनी लग्जरी कार देखना बड़े ही मजे की बात थी। हरिवंश जी सरला जी के पीछे दौड़ते हुए कह रहे थे, सरला भाभी 1 मिनट रुकिए। लेकिन सरला जी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उनके कानों में कोई आवाज जा ही नहीं रही हो। तभी हरिवंश जी तेज कदमों से आगे बढ़कर सरला जी के सामने आकर खड़े हुए और फिर उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए मासूमियत से कहा, मैं जानता हूं कि आपके सामने खड़े होने की भी मेरी औकात नहीं है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सरला जी ने सख्त आवाज में कहा, मैं नहीं जानती आप कौन और किस बारे में बात कर रहे हो, प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। हरिवंश जी ने मासूमियत से कहा, प्लीज भाभी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, बस एक बार। सरला जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनकी आंखों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मेरे रास्ते से हट जाइए, आप जो कौन भी हो मैं नहीं जानती। हरिवंश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस देवर को कभी भाई कहा था क्या उसे भी नहीं जानती। हरिवंश जी के शब्दों से सरला जी के कदम थम गए। इतना आसान नहीं था सब कुछ भुला देना, पर कहते हैं ना, अच्छा इंसान दिल में ज्यादा बुराई रख कर जी नहीं सकता। ऐसा ही कुछ सरला जी के साथ भी था। न चाहते हुए भी उन्होंने हरिवंश जी की ओर देखकर कहा, इतने सालों बाद ये सब बातें करने की नौबत क्यों आ पड़ी, क्या हुआ है आखिर। हरिवंश जी ने अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहा, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है आपसे और अपने पोते से मिलने की। ऐसा लगता है जैसे उनकी सांसें सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए ही चल रही है, अब उनके शरीर में जान नहीं रही। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उनके लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। सरला जी को एक एक करके अपना बीता कल याद आ रहा था। नारायण जी ही एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए वो कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वो उनके पिता समान थे और उन्होंने उसे बेहद प्यार किया था। जिस दिन विशाल ओबरॉय ने सरला जी को हवेली से निकाला था, उस दिन नारायण जी हवेली में मौजूद नहीं थे। बिजनेस मीटिंग के लिए शहर के बाहर गए हुए थे। नारायण जी के होते हुए विशाल सरला जी के साथ ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता था। कुछ देर की खामोशी के बाद सरला जी ने एक नजर हरिवंश जी को देखा और फिर आगे बढ़ गई। हरिवंश जी ने मान लिया, क्योंकि मनाने में असफल रहे। तभी सरला जी ने एकदम से मुड़कर हरिवंश जी से कहा, मुझे रुद्र से बात करनी होगी। वो क्या चाहता है, उसे वहां लौट कर जाना है या नहीं, ये उसका डिसीजन होगा। मैं उसे जबरदस्ती किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहती। एक दिन में बहुत कुछ हो चुका था,
लगभग शाम के 6 बज चुके थे। प्रतीक अभी अभी बस मॉल से निकल ही रहा था, तभी वहां उसे कुछ पुलिस वाले आते हुए नजर आए। पुलिस वालों को देखकर प्रतीक ने इधर उधर देखते हुए मन में सोचा, आखिर मॉल में इतनी सारी पुलिस क्या कर रही है। प्रतीक बड़े ही नॉर्मल तरीके से बेफिक्र होकर आगे की तरफ बढ़ा, तभी एक इंस्पेक्टर प्रतीक के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रतीक ने हैरानी से उस इंस्पेक्टर को देखकर कहा, क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या आपको मुझसे कुछ। प्रतीक ने भी इतना ही कहा था, तभी इंस्पेक्टर ने अपनी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए कहा, बात यह है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है। कर तो ऐसे रहे हो जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रतीक हैरान था। उसने इंस्पेक्टर की ओर देखकर हैरानी से कहा, लेकिन क्यों? मैं क्यों? मैंने क्या किया है? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर ने अपनी हथकड़ी प्रतीक को दिखाते हुए कहा, देख, तू ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कर। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और राघवेंद्र ठोक बजाकर कदम उठाता है। गलतफहमी का सवाल ही नहीं उठता। इंस्पेक्टर राघवेंद्र के पीछे लगभग 4 से 5 कांस्टेबल थे। प्रतीक कुछ सोचता, कुछ करता, तभी उसके पीछे से कुछ पुलिस वालों ने आकर उसे घेर लिया। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि मॉल में कोई आतंकवादी आ गया हो। धीरे धीरे करके मॉल खाली होने लगा। वहीं फिर इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने अपने 2 कांस्टेबलों को इशारा किया। वो तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने प्रतीक को दोनों हाथों से पकड़ लिया। प्रतीक कुछ कहता उससे पहले ही 2 कांस्टेबल और आगे बढ़ते हैं और प्रतीक की तलाशी लेने लगे। प्रतीक के चेहरे पर बहुत ही ठंडे भाव थे। वो हाइपर नहीं हो रहा था। वो जानता था कि उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए बहुत ही नॉर्मली उसने पुलिस वालों को उसकी तलाशी लेने दी। तभी एक कांस्टेबल ने प्रतीक की जींस की पॉकेट से कुछ निकाला। कांस्टेबल ने हैरानी से राघवेंद्र की ओर देखते हुए कहा, सर, पॉजिटिव, जो न्यूज मिली थी वो करेक्ट थी। ये देखिए, इस महाशय के पास से ये पाउच मिला है। वो पाउच बहुत छोटा था, लेकिन उसे देखने के बाद वहां जितने भी लोग खड़े थे उनकी आंखें चौंक गई। इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तू तो गया रे, यू आर अंडर अरेस्ट। आश्चर्य की बात थी कि प्रतीक के चेहरे पर अभी भी किसी तरह का कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं। उसने हथकड़ी पहनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वहीं एक कांस्टेबल ने उसके पैकेट से उसका मोबाइल फोन तक निकाल लिया। प्रतीक ने तिरछी नजर से उस कांस्टेबल को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। प्रतीक का इस तरह का बर्ताव देखकर इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने हैरान होते हुए कहा, क्या लड़के, किस रईस बाप की औलाद है रे तू, जो चेहरे पर जरा सा डर नहीं? जिंदगी बर्बाद होने वाली है तेरी, और तू ऐसे देख रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उधर कुछ वक्त बाद तक बत्रा विला में पार्थी ने अपने आप को कमरे में कैद किया हुआ था। उसके दिमाग और उसके मन में एक अजीब सा ही तूफान चल रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो करे क्या। तभी मिस्टर बत्रा ने उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए तेज आवाज में कहा, पार्थी बेटा, बात सुनो प्लीज। पार्थी ने कहा, पापा प्लीज, कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ मैं, आपसे कुछ देर बाद आकर मिलती हूँ। फिर मिस्टर बत्रा ने भी अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, कुछ अर्जेंट है, ये समझ लो बहुत ज्यादा अर्जेंट है, प्रतीक के बारे में है। पार्थी ने एकदम ही अपने बेड से उठते हुए कहा, प्रतीक के बारे में क्या बात है? फिर इतना कहते हुए तेजी से पार्थी ने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। क्या बात है पापा, क्या हुआ? मिस्टर बत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। तभी पार्थी चिढ़ गई और वापस अपने कमरे में जाते हुए उसने कहा, पापा प्लीज, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब मिस्टर बत्रा ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो ऑन करते हुए पार्थी के सामने मोबाइल रख दिया। उस वीडियो से जोर जोर से किसी लड़के की आवाज आ रही थी। ये वीडियो सेंट्रियो मॉल का वीडियो था। एक रईस लड़के को पुलिस ने ड्रग केस में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि लड़का ड्रग्स के व्यापार और उपयोग में इन्वॉल्व पाया गया है। मामले की जांच चल रही है और पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पार्थी ने हैरानी से मिस्टर बत्रा के हाथ से फोन लेते हुए कहा, व्हाट? ये क्या है और आप मुझे ये सब क्यों सुना रहे हैं? तब मिस्टर बत्रा ने भी चिढ़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारे प्रतीक का काम है, पुलिस उसे उठा कर ले गई है, बाकी सब तो ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियो न्यूज चैनल पर नजर नहीं आ रही।
बस मुझे ही भेजा गया है। आखिर क्यों और किस लिए? फटीचर कहीं का। पापा, उसे आप तो फटीचर मत कहो। आप तो अच्छे से जानते हो कि उसका क्या लेवल है। फिलहाल तो वो जेल की हवा खाएगा और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसका परिवार उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा, और मुझसे तो उम्मीद मत रखना। पार्थी ने मासूम सा मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो पापा? अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मिस्टर बत्रा ने कहा, तुम जानती भी हो वो ड्रग्स के केस में अंदर गया है। अगर मदद करने के बारे में सोच रही हो तो भूल जाओ। 2 महीने बाद जब हम रोड पर आ जाएंगे ना, तो जो खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत पैसा सेविंग किया है वो भी नहीं बचेगा हमारे पास। हालांकि पार्थी हमेशा से जानती थी कि उसके पिता एक सेल्फिश इंसान है जो कभी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाए, और अपने डूबते हुए बिजनेस के लिए भी उन्हें प्रतीक जैसे लड़के की जरूरत थी जिसे उन्होंने कभी रेस्पेक्ट भी नहीं दी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। सच में रात बहुत लंबी थी, लेकिन आखिरकार अंधेरा छटना ही था। सुबह 9 बजे देहरादून के पुलिस स्टेशन में उस दिन कुछ ज्यादा ही हलचल थी। एक मामूली सा लड़का ड्रग्स के साथ मॉल में पकड़ा गया। वहां पिछले 8 घंटे से लगातार उससे पूछताछ चल रही थी, लेकिन प्रतीक का सिर्फ एक ही कहना था कि वो नहीं जानता वो ड्रग्स उसके पास कैसे आए। प्रतीक जहां तक जानता था कि जब अनिरुद्ध के साथ फाइटिंग कर रहा था, तो फाइटिंग के दौरान 100% अनिरुद्ध ने ही उसकी जीन्स की पॉकेट में वो ड्रग्स का पाउच डाला होगा। अनिरुद्ध के साथ फाइटिंग की वजह से पहले ही प्रतीक के शरीर पर घाव थे। इंस्पेक्टर राघवेंद्र ने प्रतीक को गुस्से से देखते हुए कहा, देख लड़के, जो है जैसा है सच बता। कहां से माल लाया, कहां जाएगा, किसके लिए काम करता है, सारी डिटेल्स मुझे इस पन्ने पर चाहिए। प्रतीक ने इंस्पेक्टर राघवेंद्र को देखकर मुस्कुरा दिया। प्रतीक की मुस्कुराहट देखकर राघवेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने अपना डंडा उठाते हुए प्रतीक के पीठ पर जोर से मार दिया। हालांकि स्पेशल डिपार्टमेंट में जब तक जुर्म कंफर्म नहीं हो जाता, कैदी पर हाथ उठाना इलीगल था। फिर भी राघवेंद्र इस तरह से प्रतीक को कमजोर करने में लगा था जैसे उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो उससे। इतना वक्त बीत चुका था, प्रतीक को एक गिलास पानी तक नहीं दिया गया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ। ये सब बातें राघवेंद्र को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। वो प्रतीक को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए उतावला हो रहा था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हारे साथ जो लड़का है उसके चेहरे पर एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। अच्छे से जानता हूँ तुम किसके लिए काम करते हो, किसके लिए ये सब कर रहे हो। नौकरी और जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते हो तो यहीं रुक जाना बस। राघवेंद्र कुछ कहता उससे पहले ही कॉल कट हो गया। राघवेंद्र गुस्से में प्रतीक को देखते हुए वहां से बाहर चला गया। कमरा साउंड प्रूफ था, साथ में एको साउंड भी उसमें आ रहा था। राघवेंद्र को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो प्रतीक ने सुने थे। प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात कट चुकी थी, अभी सुबह के 10 बजे ही थे। तभी एक वकील डिपार्टमेंट में आया और अगले आधे घंटे में प्रतीक की बेल हो गई। प्रतीक के चेहरे पर ना खुशी दिखाई दे रही थी, ना किसी बात का डर। इंस्पेक्टर राघवेंद्र इसी बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। इंस्पेक्टर राघवेंद्र मन में सोचते हुए अपने आप से बात कर रहा था, आखिर ये लड़का क्यों डरा नहीं? क्या सच में उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, या ये जो दिखता है वो है नहीं? प्रतीक की बेल के लिए लगभग लाखों रुपए लगे होंगे। इतना पैसा एक मामूली से लड़के के पास होना, वो भी एक रात में, या यूं कह ले कुछ घंटे में अरेंज होना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि उन लोगों ने प्रतीक का सेल फोन भी ले लिया था। प्रतीक जब बाहर निकला तो वहां उसका अपना कोई खड़ा नहीं था। उसे कहीं ना कहीं लगा था कि केडी वहां पर होगा, लेकिन ना केडी था ना ही कोई और। ये देखकर प्रतीक ने तुरंत केडी का नंबर डायल किया। एक ही रिंग में केडी ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो कोबरा, क्या आप बाहर आ गए? प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा, हाँ मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन बेल के लिए कितने पैसे लगे और कैसे अरेंज किया? केडी ने हकलाते हुए कहा, कोबरा, वो मेरी बात चल रही है। मैंने मिनिस्टर से बात भी की है, लेकिन उन्होंने कुछ वक्त मांगा था, कहा कि केस ड्रग्स का है, इसलिए। इतना कहने के बाद केडी चुप हो गया। तभी प्रतीक ने तेज आवाज में कहा,
इसका मतलब बेल तुमने नहीं करवाई। केडी नहीं तो फिर कौन? प्रतीक सोच में पड़ गया। जो कुछ भी प्रतीक के साथ हो रहा था उसके पीछे कौन था? प्रतीक के शब्दों ने केडी को बहुत ज्यादा गिल्ट फील कराया। प्रतीक ने जब केडी से पूछा कि बेल तुमने नहीं कराई तो किसने, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो झूठ भी नहीं कह सकता था। उसने धीमी आवाज में कहा, यस कोबरा, मैंने बेल नहीं करवाई। मैं अपनी कोशिश में लगा था और कुछ ही घंटे में आपको वहां से निकाल लेता। प्रतीक ने आगे कुछ ना कहते हुए कॉल कट कर दिया। प्रतीक ने देखा कि उसके फोन पर पार्थी के कई सारे मिस्ड कॉल्स थे। प्रतीक आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से कार आकर उसके पास रुक गई। कार की हॉर्न की आवाज सुनते ही प्रतीक ने जैसे पलट के देखा तो वो कार पार्थी की थी। पार्थी को देखकर प्रतीक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पार्थी ने कार के पैसेंजर सीट का दरवाजा अनलॉक करके प्रतीक को कार में बैठने के लिए कहा। प्रतीक के कार में बैठते ही पार्थी ने कहा, पुलिस स्टेशन गई थी। पार्थी आगे कुछ कहते उससे पहले ही प्रतीक ने कहा, थैंक यू सो मच। पार्थी ने परेशान होते हुए कहा, अरे थैंक यू किस बात के लिए? एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बेल नहीं करा पाई। हालांकि पापा ने बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी। प्रतीक फटी फटी आंखों से पार्थी को देख रहा था। प्रतीक ने मन में सोचते हुए कहा, अगर केडी ने नहीं, पार्थी ने नहीं तो फिर किसने? इसका मतलब हरिवंश जी, और कौन हो सकता है? ये सोचते ही प्रतीक ने तुरंत पार्थी से कहा, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मुझे कुछ काम है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ, मुझे बस आगे ही उतरना है। पार्थी ने प्रतीक की हालत देखकर कहा, पहले घर चलो, फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद जहां जाना चाहते हो चले जाना। प्रतीक बहुत ही हैरानी से पार्थी को देख रहा था। पिछले 2.5 सालों में ये पहली बार था जब पार्थी उसकी केयर कर रही थी। प्रतीक ने बहुत ही मासूमियत के साथ पार्थी की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हुई? मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराज होगी। मेरे पास से ड्रग्स मिला। पार्थी ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ वो तुम्हारा नहीं था। और ये तुम कैसे जानती हो? मेरा नहीं था तो किसका था? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? पार्थी ने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मुझे तुम पर यकीन है। फिर प्रतीक ने कहा, क्या मुझसे प्यार है? प्रतीक की आवाज सुनते ही पार्थी का पांव अचानक ही ब्रेक पर गया और कार रुक गई। वो तो भगवान का शुक्र है जो पूरी रोड खाली थी, वरना जरूर कोई ना कोई हादसा होने को था, क्योंकि जब पार्थी ने कार में ब्रेक लगाया तो स्पीड 100+ थी। सुनसान रोड पर कार को रुके हुए 2 मिनट हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। आखिरकार प्रतीक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, जो मन में है कह दो। पार्थी की आंखें सूजी हुई अलग ही नजर आ रही थी। उसे देखकर ये समझ आ रहा था कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, जैसे वो अपने आप से ही लड़ रही हो। प्रतीक ने हाथ आगे बढ़ाकर पार्थी के गाल पर हाथ रख दिया, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम इतना मत सोचो, छोटा सा दिमाग है, इसे इतना तंग मत करो, चलो भी लेट हो रहा है। पार्थी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने प्रतीक की कॉलर पकड़ी, अपनी तरफ खींच लिया, फिर उसके होंठों को किस करने लगी। प्रतीक की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये पहली बार था जब पार्थी आगे बढ़कर प्रतीक को किस कर रही थी। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे की बाहों में कसते जा रहे थे। पार्थी बहुत ज्यादा पैशनेट होकर प्रतीक को किस कर रही थी। कुछ देर बाद पार्थी ने प्रतीक को एकदम से अपने से अलग कर दिया। पार्थी की सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने एक हाथ से अपने होंठ पोंछते हुए कड़क आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे बस तुम्हारी आदत हो गई है। मेरे लिए तुम बस एक सामान की तरह हो। प्रतीक हैरानी से पार्थी को बस देखे जा रहा था। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। पार्थी कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगी। प्रतीक विंडो से बाहर देख रहा था। फिर कुछ ही देर में कार रुकी। प्रतीक ने बिना कुछ कहे पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। पार्थी उससे बात करने के लिए, बाय बोलने के लिए एक पल भी नहीं रुकी और उसने कार आगे बढ़ा ली। हालांकि प्रतीक ने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे। उसने पीछे मुड़कर एक बार नहीं देखा।
प्रतीक कुछ कदम आगे ही बढ़ा था, तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई था। वो एकदम ही पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब प्रतीक ने आगे बढ़ना बंद करके पीछे जाना शुरू किया। 4-5 कदम पीछे गया, वहीं साइड में कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। प्रतीक उस बोर्ड के पास ऐसे गया जैसे उसे कुछ पता नहीं, लेकिन तभी उसने बोर्ड के पीछे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए किसी को अपनी तरफ खींचा। प्रतीक को लगा था कि जरूर कोई लड़का होगा, लेकिन जब प्रतीक ने उस परछाई का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो एक लड़की थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। उसने तुरंत ही प्रतीक को अपने आप से छुड़ाते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। प्रतीक ने उसके दोनों हाथ को पीछे की तरफ किया और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर कड़क आवाज में कहा, आखिर तुम हो कौन? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम कौन? मैं नहीं जानती, मैं बस यहाँ पर खड़ी थी, छोड़ दो मुझे। जब से मैं स्पेशल डिपार्टमेंट से निकला हूँ, तब से मैं तुम्हें अपने आसपास महसूस कर रहा हूँ, और अब तुम मुझसे नहीं बच सकती। झूठ बोलने की जरूरत तुम्हें नहीं है। हालांकि उस लड़की के पास से आ रही खुशबू प्रतीक को बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस खुशबू से प्रतीक बहुत ज्यादा परिचित है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर वो खुशबू उसने कहाँ महसूस की थी। प्रतीक अभी इस ख्याल में खोया ही था, तभी अचानक ही उसे उसके पाँव में दर्द महसूस हुआ। बुर्का गर्ल ने अपनी सैंडल की हील प्रतीक के शूज में गड़ा दी थी, जिससे उसे दर्द का एहसास हुआ और तभी बुर्का गर्ल प्रतीक के हाथों से छूटकर वहां से भाग निकली। हालांकि प्रतीक चाहता तो उसका पीछा कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि वो जो कोई भी था फिर से खुद उसकी तरफ आएगा, वो जरूर उसे दोबारा मिलेगा। सरला जी अपने छोटे से घर में इधर से उधर तेजी से घूम रही थी, तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। सरला जी ने गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, कहाँ थे तुम? माँ की याद आती है या नहीं? कल से अभी तक तुम्हें कितने कॉल किए, लेकिन तुमने कॉल का जवाब नहीं दिया। प्रतीक बहुत ही धीमे कदमों से कमरे के अंदर बढ़ा, फिर हाथ बांधकर कोने में खड़ा हो गया। सरला जी ने अभी भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो तुरंत ही किचन में काम करने लगी। वो लगातार गुस्से में बड़बड़ा रही थी, तुम्हें अगर परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की, उस पार्थी की। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या एक फोन रिसीव नहीं कर सकते? कितना लापरवाह हो सकता है कोई इंसान? माँ मर भी जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जैसे ही सरला जी ने अपनी आखिरी लाइन बोली, प्रतीक एकदम से उनके पास गया और पीछे से उन्हें अपने हाथ फैलाते हुए गले से लगा लिया। सरला जी ने अपने आप को प्रतीक से छुड़ाते हुए कहा, दूर हट जा मुझसे, अब बड़ा प्यार आ रहा है। कल कहाँ था जब मैं इतने कॉल कर रही थी? इतना कहते हुए जब सरला जी ने प्रतीक का चेहरा देखा तो वो दंग रह गई। प्रतीक के चेहरे के घाव देखकर उनका सारा गुस्सा उनकी ममता में बदल गया। तुरंत प्रतीक के गाल पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, क्या है ये सब? प्रतीक ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। प्रतीक ने सरला जी की बातों से अभी तक ये तो जान लिया था कि पिछले दिन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उसके बारे में उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। प्रतीक ने सरला जी के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा माँ, पहले मुझे ये बताओ कि बाहर वो क्यों खड़े हैं और कब से, क्या चाहते हैं वो? सरला जी के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने नजर झुकाते हुए कहा, कल से वो यहाँ पर है और यही कारण है कि मैं तुझे लगातार कॉल कर रही थी। वो हमें लेने के लिए आए हैं। प्रतीक ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हरिवंश जी उनके घर तक पहुंच गए थे। उसने सरला जी के गाल पर अपने दोनों हाथ रख दिए, फिर मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहा, तो क्या माँ तुम उनके साथ जाना चाहती हो? तुम्हारा क्या डिसीजन है? सरला जी ने कहा, मेरा हर एक कदम तेरे साथ उठेगा, जो तू चाहेगा वही होगा। तू तो जानती है ना? इतना कहकर प्रतीक खामोश हो गया। सरला जी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, और तू भी अच्छे से जानता है कि उस हवेली की तरफ मैं मुंह करके सोना भी पसंद नहीं करती, लेकिन तेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा सीरियस है। प्रतीक समझ गया कि आखिर माजरा क्या था। कुछ देर सोचने के बाद प्रतीक ने कहा, माँ तो रुक, मैं 2 मिनट में आता हूँ। सरला जी कुछ कहती उससे पहले ही प्रतीक कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दूरी कार से टिककर हरिवंश जी खड़े थे। प्रतीक तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। हरिवंश जी प्रतीक की हालत देखकर हैरान थे। उन्होंने प्रतीक के घाव देखकर कहा, क्या बात है बाबा, क्या हुआ तुम्हारे साथ?
प्रतीक ने हैरान होते हुए कहा। ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हरिवंश जी ने परेशान होते हुए कहा। बात क्या है? ऐसा क्या हुआ जो मुझे पता होना चाहिए? हरिवंश जी की बातों से प्रतीक को इस बात का एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। हालांकि जो कुछ भी हुआ था वो पब्लिक प्लेस पर हुआ था, अभी तक तो न्यूज में आ जाना चाहिए था। बात छोटी भी नहीं थी और जिसने उसे फंसाने की कोशिश की उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दी, ये कैसे? प्रतीक ने मन में सोचते हुए कहा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अनिरुद्ध अगर इन सब के पीछे है तो वो मुझे बदनाम करने का इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था? अगर ये बात फैलती तो मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया जाता। प्रतीक अपने ख्याल में ही खोया हुआ था, तभी हरिवंश जी ने उससे कहा, बाबा मैं आपको लेने आया हूँ। शायद भाभी ने आपको बता दिया होगा कि आपके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अपने आखिरी समय में आपसे मिलना चाहते हैं। प्रतीक ने हरिवंश जी की आंखों में आंखें डालकर कड़क आवाज में कहा, मिस्टर नारायण ओबरॉय बीमार हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ओबरॉय परिवार से हमारा कोई नाता नहीं है और आप आज मेरी माँ तक पहुंच गए। आपने बहुत बड़ी गलती की। हरिवंश जी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतीक इस तरह से उनसे बात करेगा। उन्होंने हैरानी से धीमी आवाज में कहा, लेकिन बाबा वो आपके दादाजी हैं। तब प्रतीक ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, हाँ तो वो दादाजी तब कहाँ थे जब मेरी माँ की बेइज्जती हो रही थी? वो दादाजी तब कहाँ थे जब मेरा बाप किसी और की बाहों में अपनी रात दिन बिताया करता था? वो दादाजी तब कहाँ थे जब मेरे बाप ने मेरी माँ का हाथ पकड़कर सबके सामने उसे हवेली से निकाल दिया? और आज? इतना कहने के बाद प्रतीक खामोश हो गया। गुस्से में लाल उसका चेहरा ऐसे तमतमा रहा था जैसे वो अपने सामने खड़े व्यक्ति का कत्ल कर देगा। उसकी आंखों का आक्रोश उसके बीते वक्त का हाल बयां कर रहा था। जो प्रतीक हर हाल में खामोश और अपने आप को शांत रखता था, वो आज ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ा था। हरिवंश जी के पास शब्द नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे वो क्या करे। तभी प्रतीक ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आखिर क्यों वो हमसे मिलना चाहते हैं? क्यों? एक बार फिर अपने आप को शांत करने के लिए प्रतीक कुछ देर के लिए खामोश हो गया। हालांकि अभी अभी जो उसने कहा था वो सब कहने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी, क्योंकि मिस्टर नारायण ओबरॉय परिवार में एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनसे प्रतीक बेहद प्यार करता था। उनके साथ उसकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी थी। नारायण जी ने अपने दादा होने का हर फर्ज निभाया था। प्रतीक को आज भी वो दिन याद है जब गार्डन में नारायण जी के साथ क्रिकेट खेलते समय प्रतीक को हल्की सी चोट लग गई थी और नारायण जी ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था। हरिवंश जी ने नजर झुकाते हुए कहा, बाबा आपके मन में जो गुस्सा है वो जायज है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरा ओबरॉय परिवार आपके खिलाफ है। उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सिर्फ विशाल की ही नहीं, पूरे ओबरॉय परिवार की थी। इतना कहते हुए हरिवंश जी बहुत ही शांति भरे भाव से प्रतीक को देख रहे थे। फिर उन्होंने प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको याद होगा उस रात जो कुछ भी हुआ उसके कुछ ही महीने पहले आपकी दादी माँ गुजर गई थी। आपके दादाजी बहुत ज्यादा परेशान और अकेलापन महसूस कर रहे थे, इसलिए लगभग साल भर के लिए वो देश छोड़कर अपने बड़े भाई के पास विदेश चले गए थे। फिर जब लौट कर आए तो उन्हें आप नहीं मिले। जो कुछ भी हुआ था उन्हें मैंने खुद से बताया था। हरिवंश जी अपनी बात कह रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सरला जी भी बाहर आ गई थी। सरला जी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उनके मन में तूफान चल रहा था कि आखिर प्रतीक हरिवंश जी से क्या बात कर रहा था। वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को किसी भी मुसीबत में पड़ता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वहीं ओबरॉय फैमिली से उनका यकीन अब उठ चुका था। उन्हें हमेशा यही लगता था कि उनका मासूम सा प्यारा सा बच्चा उस फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने दोबारा लौट कर जाने के बारे में सोचा भी नहीं। सरला जी की मौजूदगी की वजह से हरिवंश जी के मुंह से शब्द अब बहुत मुश्किल से निकल रहे थे। वो बिल्कुल खामोश हो गए। प्रतीक ने एक नजर सरला जी को देखा, फिर हरिवंश जी की ओर देखकर कहा, जो सच है वो कहो। ऐसा लग रहा था कि हरिवंश जी कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही।
उन्होंने बहुत ही हिम्मत जुटाते हुए कहा, जब आपके दादाजी लौट कर आए और उन्होंने आपको और भाभी को वापस लाने की डिमांड की, तब बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ तक कि उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। तब से ही वो व्हील चेयर पर है। मैं आपको ढूंढने में असफल रहा। अब जाकर आप लोग मिले हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए। प्रतीक की आंखों में उसे अपने दादाजी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दौड़ता हुआ जाए और अपने दादाजी के गले लग जाए। लेकिन बात इतनी नॉर्मल नहीं थी। बीते दिनों के घाव अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं थे। ओबरॉय फैमिली देहरादून शहर का एक ऐसा परिवार था जिसके नाम से ही लोग कांपते थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि देहरादून में उनका अलग ही दबदबा था। वहीं उनकी इतनी प्रॉपर्टी थी कि वो लोग कई बार खुद नहीं जानते थे कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ नारायण जी की मेहनत का फल था। नारायण जी हीरे के व्यापारी थे और धीरे धीरे करके सिर्फ देहरादून में ही नहीं, उन्होंने पूरे देश में ओबरॉय डायमंड ज्वेलर्स के शोरूम खोल रखे थे। एक इतने बड़े परिवार को बिलोंग करने के बाद भी प्रतीक और सरला जी ने दर दर की ठोकर खाई थी। एक मामूली सी बस्ती में प्रतीक ने अपना बचपन बिताया। छोटी छोटी चीजों के लिए उसे संघर्ष करना पड़ा। वहीं कई रात प्रतीक ने अपनी माँ को छुप छुप कर रोते हुए देखा था। प्रतीक किसी भी हाल में उस हवेली में कदम रखने के बारे में भी सोच नहीं सकता था। उसका दिल, उसकी आत्मा इस बात के लिए तैयार नहीं थे। प्रतीक ने हरिवंश जी की ओर देखकर कहा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप जा सकते हैं। जो होगा, जैसा होगा, आपको पता चल जाएगा। हरिवंश जी प्रतीक की बात से नाखुश थे। उन्होंने एक नजर सरला जी की ओर देखा। सरला जी के चेहरे पर बिल्कुल ही ठंडे भाव थे, जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतीक क्या डिसीजन लेता है और क्या नहीं। अब हरिवंश जी के पास वहां से जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने जाने से पहले कहा, ओबरॉय परिवार को आपका इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप जब तक हवेली में लौटे वक्त तेजी से ना बढ़े, क्योंकि वक्त ही तो कम है हमारे पास। वहीं फिर हरिवंश जी के वहां से जाते ही प्रतीक ने सरला जी की ओर देखते हुए कहा, माँ, फिलहाल मुझे चलना होगा। मैं शाम को आकर मिलता हूँ। तू फिक्र मत कर। तेरा जो भी डिसीजन होगा वो आखिरी होगा। उस वक्त सरला जी बहुत ही असमंजस में थी। उन्होंने प्रतीक के कंधे पर हाथ रखकर बस मुस्कुरा दिया। प्रतीक ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया, फिर उनके हाथ पर किस करके तेजी से वहां से चला गया। प्रतीक जल्द से जल्द उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता था जिसने उसकी बेल कराई और साथ ही उसके जेल पहुंचने तक की खबर कहीं फैलने नहीं दी। प्रतीक का चेहरा या उसका नाम देहरादून की न्यूज चैनल पर अगर आ जाता तो प्रतीक के लिए अपनी असलियत छुपाना बहुत मुश्किल था। उसने तुरंत ही अपना सेलफोन निकालकर राम को कॉल किया। राम ने भी पहली ही रिंग जाते ही कॉल रिसीव करते हुए कहा, यस कोबरा। प्रतीक ने सख्त आवाज में कहा, जल्द से जल्द पता करो मेरी बेल किसने करवाई। राम तो खुद जानना चाहता था कि आखिर उसके पहले प्रतीक की बेल किसने करवाई। उसने दबी हुई आवाज में कहा, कोबरा, मैंने पहले ही ये जानने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी है कि आपकी बेल किसने करवाई, और कई हद तक मैं कामयाब भी हो गया हूँ। मुझे बस कुछ समय और दीजिए। मिली हुई जानकारी कितनी सही है और कितनी गलत, इस बात की इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आपको कॉल करता हूँ। प्रतीक ने गुस्से से कहा, सही और गलत से तुम्हारा क्या मतलब है? जो जानकारी मिली है मुझे वो बताओ। राम ने कहा, ठीक है ब्लैक कोबरा, फिर आज रात थंडर बिल्डिंग में मिलते हैं। प्रतीक ने कॉल कट किया और अपनी जेब से मास्क निकालकर पहन लिया। तभी एक स्पोर्ट्स बाइक प्रतीक के पास आकर रुकी। बाइक सवार ने टाइट फिटिंग ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और साथ ही हेलमेट से अपना फेस भी कवर किया हुआ था। दूसरी तरफ देहरादून के एक बड़े से विला में बुर्का पहने हुए एक लड़की आईने के सामने खड़ी थी। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, नो, आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती थी? आज अगर वो मुझे पहचान लेता तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देती। इतना कहते हुए उस बुर्का गर्ल ने अपना बुर्का अपने चेहरे से हटाया। ऐसा लगा जैसे काले घने बादलों के पीछे से चांद निकल आया हो। इतनी खूबसूरत मानो आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। गहरी काली आंखें, लंबे काले बाल, दूध समान सफेद शरीर, फीचर्स इतने शार्प कि अगर वो कहीं से गुजर जाए तो हर कोई उसे देखते ही अपने कदम थाम ले। अभी अभी वो लड़की अपने आप को आईने में देखकर कुछ सोच ही रही थी,
तभी उस आलीशान रूम के दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की की नजर अभी भी आईने पर ही थी। आईने में देखकर उसने अपने आप को निहारते हुए कहा, कम इन। धीमे कदमों से किसी के कमरे में आने की आहट के साथ आवाज आई। मैडम, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है। सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल हर तरफ से प्रतीक सर के पास मिले ड्रग्स की न्यूज पूरी तरह से हटा दी गई है। आगे का केस हमारे वकील संभाल लेंगे।